हेलो स्टूडेंट्स, आज आपका चैप्टर सेकंड में स्टार्ट कर रही हूँ, नेशनलिज्म इन इंडिया। पहले भी मैंने आप लोगों से यही कहा है कि आप लोगों को हिस्ट्री रटनी नहीं चाहिए। रटने की बजाय अगर आप उसको समझेंगे कायदे से तो आपको सारी जितनी भी मूवमेंट्स होते हैं या जो भी इंसिडेंट्स हुए होते हैं वो आपको आसानी से लर्न हो सकते हैं। तो ये जो सेकंड चैप्टर है, अगर हम इसको पहले से रिलेट करें कि पहले चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था, नेशनलिज्म इन यूरोप। यस, नेशनलिज्म इन यूरोप में हमने यूरोप में किस तरह से नेशनलिज्म की फीलिंग आई, थॉट आया। और फिर उसका जो लास्ट हमने पार्ट पढ़ा था इम्पेरियलिज्म। इम्पेरियलिज्म याद है? इम्पेरियलिज्म में मैंने क्या बताया था कि जब नेशनलिज्म स्प्रेड हुआ तो जब नेशन बन गई कंट्रीज़ यूरोप में, तो वहाँ पर इम्पेरियलिज्म की फीलिंग आने लगी कि चलो अब तो हमारा देश राष्ट्र बन गया, नेशन बन गया है, चलो अब दूसरी कंट्रीज़ हैं उन पर अपना पावर अब आजमाया जाए, उनको अपने अंडर कंट्रोल लिया जाए। इसके लिए उन्होंने अदर कंट्रीज़ पर उनको अंडर कंट्रोल लेने के लिए किसी न किसी तरह का काम किया। वही चीज़ यहाँ पर हुई इंडिया में। जैसे कि आपको पता है कि इंडिया में ब्रिटिशर्स जो थे वो ट्रेडिंग के लिए आए थे, लेकिन उन्होंने यहाँ की पूरी जोग्राफ़ी को और पूरा सब कुछ समझने के बाद कि यहाँ कैसे किंग्स आपस में लड़ रहे हैं, किस तरह की यहाँ की पॉलिटिकल जो सिचुएशन है वो है, तो उसको देखते हुए उन्होंने क्या किया कि अंडर कंट्रोल कर लिया इंडिया को। तो इस तरह से उन्होंने इंडिया को भी अपना कॉलोनी बना ली थी। किसने? ब्रिटिशर्स ने। तो क्या हुआ, अब देखिए ये कब की हम बात कर रहे हैं, इस चैप्टर में हम बात कर रहे हैं नेशनलिज्म को। तो नेशनलिज्म को अगर हम रिलेट कर रहे हैं नेशन स्टेट से, तो जब कोई भी कंट्री दूसरी कंट्री को अपनी कॉलोनी बना लेता है तो वहाँ की जो इकोनॉमिक स्टेटस होता है या पॉलिटिकल स्टेटस होता है उसको बिल्कुल ही अंडर कंट्रोल कर लेता है और उसे बहुत ही ज़्यादा यूज़ करता है, जिसकी वजह से उस कंट्री में जो होता है एंगर फैल जाता है लोगों के बीच में, जिसकी वजह से लोग क्या करते हैं, एंटी कॉलोनियल मूवमेंट स्टार्ट कर देते हैं। मतलब जिसका रूल होता है, जिस बाहरी कंट्री का, उसको हटाने के लिए मूवमेंट स्टार्ट कर देते हैं। इन द प्रोसेस ऑफ स्ट्रगल अगेंस्ट द कॉलोनियलिज्म पीपल बिगेन डिस्कवरिंग देयर यूनिटी। मतलब लोगों के अंदर यूनिटी की भावना आने लगती है और वो एकजुट होकर उस कॉलोनियल रूल को ख़त्म करने की कोशिश करने लगते हैं। तो इस तरह से इंडिया में नेशनलिज्म की जो फीलिंग थी, वो थॉट था, वो निकल के आ रहा था। अब इस चैप्टर में आप लोग क्या पढ़ेंगे? इस चैप्टर में आप लोग पढ़ेंगे कि ये नेशनलिज्म किस टाइम पीरियड से, ये टाइम पीरियड था लगभग 20वीं सेंचुरी का फर्स्ट डिकेड, जिसे हम 1910 के आसपास की डिकेड कह देंगे। तो उस समय ये आ रहा था और उस समय क्या हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। मतलब इस चैप्टर की स्टार्टिंग जो है वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से है। उसके बाद बहुत से ऐसे मूवमेंट्स हुए जैसे खिलाफत मूवमेंट एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। उसके अलावा आप लोग डिफरेंट स्टेट्स विद द मूवमेंट पढ़ेंगे कि इन मूवमेंट्स से कहाँ पे किस किस तरह की हालात पैदा हुए या किसने इस मूवमेंट को किस तरह से एब्जॉर्व किया या उसे अपने फ़ायदे के लिए लेने की कोशिश की। टूवर्ड्स सिविल डिसओबीडेंस। उसके बाद क्या स्टार्ट हुआ, सिविल डिसओबीडेंट। अब आप लोग यहाँ पर एक चीज़ और समझ लीजिए कि नॉन कॉरपोरेशन और सिविल डिसओबीडेंस ये दोनों ही अलग अलग मूवमेंट हैं और इन दोनों की ही मीनिंग जो है वो थोड़ी सी अलग है। आप लोगों को देखने में लग रहा होगा कि एक ही जैसे। नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट जो है उसमें उसका मीनिंग था कि कॉपरेट ना करना। नॉन कॉपरेशन का मतलब कॉपरेट ना करना। किसको कॉपरेट ना करना? गवर्नमेंट को कॉपरेट ना करना। तो जो गांधी जी ने ये मूवमेंट चलाया था उसका मतलब था कि जितने लोग भी यहाँ ब्रिटिश गवर्नमेंट में वर्क करते थे वो उनको कॉरपोरेट ना करें, उनका वर्क ना करें। तो इस तरह का मूवमेंट नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट कहलाया। और जबकि सिविल डिसओबीडेंस का मतलब है, सिविल डिसओबीडेंस की मतलब जो भी कानून बनाए जा रहे थे ब्रिटिशर्स के द्वारा और जो यहाँ के लोगों के लिए सही नहीं थे, उन ऑर्डर्स को या उन कानूनों को डिसओबे करना, ये कहलाता है सिविल डिसओबीडेंस। ठीक है। इसके बाद हम कलेक्टिव तरीके से बिलोंगिंग पढ़ेंगे पूरे इंडिया में कि किस तरह से सब एक दूसरे से जुड़ते गए और
ये जो हमारा इंडिपेंडेंस का स्ट्रगल था ये किस तरह से चला। तो हम सबसे पहले अगर बात करें तो बात होगी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ था? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर पहले तो कब हुई थी इसको आप लोग जान लीजिए। ये 1914 से 1918 के टाइम पीरियड के बीच में हुई थी, ठीक है। तो ये डेट आप लोग ज़रूर याद रखिएगा कि इसमें ये क्या हुई थी। और इसमें दो पार्टीज़, कोई भी वॉर होती है उसमें दो पार्टीज़ होती है। तो एक पार्टी में कौन था? ब्रिटेन था, फ्रांस और रूस, इन तीनों का जो था वो फ्रेंड्स उसमें थे। तो ये तीनों ही मिलकर एक गुट में थे। और दूसरी तरफ कौन कौन से थे? ऑस्ट्रियो हंगरी, जर्मनी, ये सब दूसरे तरफ थे। तो इस वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ कि अब कोई भी वॉर होती है तो उससे नुकसान होता ही होता है, चाहे विनर्स हो चाहे लूज़र्स हो, दोनों को ही नुकसान होता है। तो विनर ब्रिटेन जो था उनकी पार्टी जीत गई, लेकिन फिर भी उन्हें काफ़ी नुकसान हुआ था। क्या नुकसान हुआ था कि बहुत ज़्यादा पैसा खर्च हुआ, बहुत ज़्यादा वेपन्स खर्च हुए। तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा जो ग्रेन्स थे वो खर्च हुए, तो अनाज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हुई। इसकी वजह से उनके अपने इन खर्चों को पूरा करने के लिए उन्होंने क्या किया, जो टैक्सेस थे गवर्नमेंट के पास, जो डिफेंस एक्सपेंडिचर्स थे वो इंक्रीज़ कर गए। तो इसके उस खर्चे को पूरा करने के लिए उन्होंने क्या किया, कस्टम ड्यूटीज़ बढ़ा दी, इंक्रीज़ कर दी कस्टम ड्यूटीज़। और उसके अलावा एक न्यू टाइप ऑफ टैक्स इंट्रोड्यूस किया जिसे कहते हैं इनकम टैक्स। मतलब पहले किसी भी तरह का इनकम टैक्स नहीं पड़ता था, लेकिन ये ब्रिटिशर्स ने ही इंट्रोड्यूस किया था इनकम टैक्स फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद। इंक्रीज़ इन द प्राइस ऑफ गुड्स ड्यूरिंग वॉर पीरियड, इसी पीरियड में जो सामान का जो प्राइस था वो भी बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा था। इसके अलावा इसी टाइम पीरियड में वॉर टाइम में जब बहुत ज़्यादा सोल्जर्स की ज़रूरत पड़ी तो ब्रिटेन ने क्या सोचा, उन्होंने सोचा कि अपने देश के लोगों को वॉर में भेजने से अच्छा है कि हम अपने कॉलोनी के लोगों को वॉर में भेजें। तो उन्होंने इंडिया से ही सोल्जर्स को, इंडियन विलेजेस से सोल्जर्स को फोर्सफुली रिक्रूटमेंट किया आर्मी में और उन्हें भेजा, क्योंकि उनके मरने या जीने से उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला था। इससे लोगों के मन में आक्रोश आया, गुस्सा आया, एंगर हुए लोग कि हम क्यों जाएं, हमारी क्या दुश्मनी है किसी से भी, और इस वॉर से हमें क्या लेना देना है। देखिए किसी भी वॉर में इंसान किसी मकसद से जाता है, और यहाँ पे कोई मकसद नहीं था इंडिया के पास। क्यों? क्योंकि वो उस वॉर का पार्ट ही नहीं थे। पार्ट था ब्रिटेन, और ब्रिटेन ने अपने कॉलोनी होने का फ़ायदा उठाया इंडिया से कि यहाँ से सोल्जर्स को फोर्सफुली वहाँ भेजा। उसके अलावा दूसरा क्या हुआ, क्रॉप फेलियर एक्यूट द शॉर्टेज ऑफ क्रॉप। जब क्रॉप फेलियर्स हो गई, मतलब क्रॉप ख़राब हो गई, तो उसकी वजह से फूड की शॉर्टेज आ गई। और उसी समय क्या हुआ था, स्प्रेड ऑफ इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक एंड फेमाइंस। फेमाइंस यानी कि अकाल आया था, इसी वजह से क्रॉप फेलियर हुई थी। और उसके अलावा इस टाइम पीरियड में एक एपिडेमिक यानी कि एक महामारी फैली थी, इन्फ्लुएंजा, जिसकी वजह से लगभग 12 से 13 मिलियन लोग तक मारे गए थे। जैसे इस समय आप लोग देख रहे हैं कोरोना वायरस से इतने लोग मारे जा रहे हैं, उसी तरह से उस टाइम पीरियड में भी बहुत से लोग मारे गए थे। तो इंडियन बिकेम एंग्री ऑन ब्रिटिश रूल, मतलब इंडियन लोगों के मन में इस वॉर के बाद और इस वॉर के बीच टाइम पीरियड के बीच में जो भी उनके मन में वो था कि हम क्यों इस चीज़ का पार्ट है और हमें क्यों ह्यूमिलेट किया जा रहा है। इसके लिए उन्होंने उनका अंदर गुस्सा था ब्रिटिश रूल के लिए, और इसी का फ़ायदा हमारे नेशनल जो लीडर्स थे उन्होंने उठाने की कोशिश की कि लोगों के मन में ये बात तो आई। पहले तो इंसान अपनी तरह से जी रहा था, हाँ ठीक है कोई भी रूल बन रहा है हम उसको फॉलो कर रहे हैं, और कोई भी हमारे ऊपर गवर्न कर रहा है, हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन जब उनके अंदर एंगर आया तो उन्होंने एक साथ यूनाइट होकर कोई मूवमेंट करने की कोशिश की। इसी टाइम पीरियड में जब 1815 में जो गांधी जी थे, गांधी जी केम टू इंडिया इन 1950 फ्रॉम साउथ अफ्रीका। कहाँ से आए थे? साउथ अफ्रीका से। और साउथ अफ्रीका में भी उन्होंने क्या किया था, वेयर ही फॉट फॉर रेशियल डिस्क्रिमिनेशन टू द मेथड ऑफ सत्याग्रह। एक सत्याग्रह का एक मेथड था, एक मोड था जो अभी मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूँगी। इसमें क्या हुआ था, साउथ अफ्रीका में भी गांधी जी ने रेशियल डिस्क्रिमिनेशन जो वहाँ पे था उसको
सॉल्व करने के लिए सत्याग्रह मेथड का यूज़ किया था। अब हम सत्याग्रह मेथड के बारे में जान लें कि ये सत्याग्रह मेथड क्या है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं सत्याग्रह के बारे में आपको एक्सप्लेन करती हूँ।